भारत की सड़कों पर ना एक जंग छिड़ी हुई है। एक ऐसी जंग जो हमारे घरों तक पहुंचने वाले हर एक सामान पर असर डालती है। ये लड़ाई है दशकों पुराने महारथियों और एक नए चैलेंजर के बीच। और दांव पर लगा है देश की अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन, यानी कि पूरा का पूरा ट्रकिंग उद्योग। तो चलिए आज इस हाई स्टेक मुकाबले की गहराई में उतरते हैं। अच्छा, एक सवाल है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का असली इंजन क्या होता है? क्या वो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं या वो ऊंची ऊंची ऑफिस बिल्डिंग्स जहां करोड़ों की डील्स होती हैं? सच कहूं तो असली इंजन है वो ट्रक जो इन फैक्ट्रियों से माल उठाते हैं और हम सब तक पहुंचाते हैं। सीधी सी बात है, अगर भारत में ट्रक रुक गए तो समझो देश रुक गया। और ये कोई छोटा मोटा खेल नहीं है। हम बात कर रहे हैं 1.7 ट्रिलियन डॉलर्स की। ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि सोचकर ही दिमाग घूम जाए। ये भारत की पूरी जीडीपी का लगभग आधा है। तो अब आप समझ सकते हैं कि भारत की सड़कों पर यह लड़ाई आखिर क्यों लड़ी जा रही है। तो आज की चर्चा में हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम मिलेंगे इस खेल के पुराने महारथियों से। फिर समझेंगे उन अजीबोगरीब नियमों को जो इस इंडस्ट्री को चलाते हैं। देखेंगे कि कैसे एक नए खिलाड़ी ने आकर सबको चौंका दिया। फिर होगी इनकी सीधी टक्कर। और आखिर में हम भविष्य की ओर देखेंगे कि इस दौड़ में आगे कौन निकलेगा। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं उन दो नामों से जो दशकों से भारतीय सड़कों की पहचान बन चुके हैं, टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड। देखिए, ये कहानी भारत की आज़ादी के साथ ही शुरू हो जाती है। एक तरफ थे टाटा, जिन्होंने 1954 में जर्मन जायंट डेमलर बेंज के साथ हाथ मिलाया, और दूसरी तरफ अशोक मोटर्स, जो 1955 में ब्रिटिश लीलैंड के साथ मिलकर बन गए अशोक लेलैंड। दशकों तक सही मायनों में इन दोनों का ही भारतीय सड़कों पर एक छत्रराज था। लेकिन भारत में ट्रक चलाना सिर्फ इंजन और पहियों का खेल नहीं है। यहाँ के नियम बहुत अलग हैं, बहुत ही पेचीदा। और यहीं से कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। इस खेल में सिर्फ ट्रक मालिक या ड्राइवर नहीं है। IIM अहमदाबाद की एक स्टडी बताती है कि ये एक विशाल मकर जाल की तरह है। इसमें ट्रक बनाने वालों से लेकर दलाल, फाइनेंस कंपनियां और सरकारी अधिकारी सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और सब एक दूसरे पर इतने निर्भर हैं कि एक अजीब सा बैलेंस बना हुआ है। और इसी बैलेंस को एक्सपर्ट्स कहते हैं अपवित्र संतुलन। सोचिए, एक छोटा ट्रक मालिक अपने ट्रक में क्षमता से ज्यादा माल भरता है। उसे पता है ये गलत है, पर कम मुनाफे के चलते वो मजबूर है। रास्ते में वो थोड़ा बहुत लेन देन करके आगे निकल जाता है। ये सिस्टम छोटे ऑपरेटरों को जैसे तैसे जिंदा तो रखता है, पर यह भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा देता है और बड़ी ऑर्गेनाइज्ड कंपनियों के लिए ईमानदारी से काम करना लगभग नामुमकिन बना देता है। और इस अपवित्र संतुलन का नतीजा ये चौंकाने वाला आंकड़ा। भारत में 75% ट्रक मालिक ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ 1 से 5 ट्रक हैं। मतलब ये इंडस्ट्री पूरी तरह से बिखरी हुई है। और इसी वजह से इस सेक्टर में कोई बड़ा सुधार या मॉडर्नाइजेशन लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो दशकों तक चले टाटा और अशोक लेलैंड के इस राज में एक नए खिलाड़ी ने एंट्री मारी। एक ऐसा खिलाड़ी जिसने आकर पूरे खेल का समीकरण ही बदलना शुरू कर दिया। ये खिलाड़ी था आयशर। ट्रैक्टर बेचने वाली एक कंपनी के तौर पर इन्होंने शुरुआत की थी, पर असली गेम चेंजर मोमेंट आया 2008 में, जब उन्होंने दुनिया के दूसरे सबसे बड़े ट्रक निर्माता स्वीडन के वॉल्वो ग्रुप के साथ हाथ मिलाया। और ये एक कमाल की जोड़ी थी। आयशर को मिली वॉल्वो की वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी, जिससे वो ग्लोबल लेवल पर जा सकें, और वॉल्वो को मिला भारत के मुश्किल बाजार में घुसने के लिए एक भरोसेमंद लोकल पार्टनर। इस गठबंधन ने एक ऐसे दावेदार को जन्म दिया जो अब पुराने दिग्गजों को सीधी टक्कर देने के लिए तैयार था। और ये टक्कर सबसे साफ तौर पर दिखती है 19 टन ट्रक सेगमेंट में। ये वो सेगमेंट है जहां सबसे ज्यादा कंपटीशन है, और यही वो असली रणभूमि है जहां ये तीनों कंपनियां आमने सामने खड़ी हैं। तो बाजार का बादशाह टाटा अपने LPT 1918 के साथ टेक्नोलॉजी और वैल्यू पर दांव लगाता है। वो गियर बदलने की सलाह देने वाला सिस्टम, फ्यूल चोरी बचाने वाले फीचर्स, मतलब ऐसी चीजों पर जोर देते हैं जो एक ट्रक मालिक के लिए सीधे सीधे पैसा बचाने का काम करती हैं। वहीं दूसरी तरफ अशोक लेलैंड अपने 1920 मॉडल के साथ कस्टमाइजेशन और सेफ्टी पर फोकस करता है। वो ग्राहकों को 4 अलग अलग तरह के कैबिन का ऑप्शन देते हैं और साथ में एक्सीडेंट के खतरे की ऑडियो वार्निंग जैसे एडवांस सेफ्टी फीचर्स। उनका फोकस ड्राइवर की सहूलियत और सुरक्षा पर है। और फिर मैदान में आता है नया चैलेंजर, आयशर का प्रो 1619। इसमें वॉल्वो की छाप साफ दिखती है।
क्रूज कंट्रोल, फ्यूल कोचिंग, आरामदायक केबिन, ये सारे फीचर्स जो आमतौर पर महंगे यूरोपियन ट्रकों में मिलते थे, अब वो भारतीय सड़कों पर भी ले आए। चलिए, अब मार्केटिंग की बातों से हटकर सीधे आंकड़ों की बात करते हैं। अगर हॉर्स पावर देखें तो आयशर सबसे आगे है। मतलब चढ़ाई या ओवरटेक करते वक्त इसकी ताकत ज्यादा महसूस होगी। लेकिन टॉर्क यानी भारी बोझ खींचने की क्षमता के मामले में टाटा का दबदबा है। अशोक लेलैंड इन दोनों के बीच का रास्ता अपनाता है। और कीमतें वो इतनी पास हैं कि ग्राहक के लिए फैसला करना वाकई बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ आज के हॉर्स पावर और टॉर्क तक ही सीमित नहीं है। असली दौड़ तो भविष्य के लिए है, और भविष्य का मतलब है टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबिलिटी और ग्लोबल डोमिनेशन। अशोक लेलैंड के इरादे बहुत बड़े हैं। वो सिर्फ भारत में नहीं बल्कि दुनिया के टॉप 10 निर्माताओं में शामिल होना चाहते हैं, और उनका सबसे बड़ा दाव है सस्टेनेबिलिटी पर। 2048 तक जीरो एमिशन का लक्ष्य। वो इलेक्ट्रिक से लेकर हाइड्रोजन तक भविष्य के हर मुमकिन ईंधन पर काम कर रहे हैं। और ये सिर्फ कागजी प्लान नहीं है, वो अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी कंपनियों को हजारों इलेक्ट्रिक गाड़ियां देने के सौदे पहले ही कर चुके हैं। ये एक साफ इशारा है कि अगली लड़ाई डीजल इंजन पर नहीं बल्कि बैटरी और चार्जिंग स्टेशनों पर लड़ी जाएगी। हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन जीपी हिंदुजा का यह बयान उनकी ग्लोबल सोच को बिल्कुल साफ कर देता है। ये जंग अब सिर्फ भारत के हाईवे जीतने की नहीं रह गई है, बल्कि दुनिया के बाजार पर छा जाने की है। तो जैसा कि अशोक लेलैंड का नारा है, कोई मंजिल दूर नहीं। असली सवाल यह है कि इस दौड़ में मंजिल तक सबसे पहले कौन पहुंचेगा? क्या टाटा का दबदबा कायम रहेगा? क्या अशोक लेलैंड सस्टेनेबिलिटी और ग्लोबल विस्तार के अपने बड़े सपनों को सच कर पाएगा? या फिर आयशर और वोल्वो का शक्तिशाली गठबंधन इन दोनों से ही आगे निकल जाएगा? खैर, जवाब जो भी हो, वो भारत की सड़कों और हमारी अर्थव्यवस्था के भविष्य को हम